बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। और वो क्या है जी, होतीज़ के हवाले से है कि यमन होतीज़ थ्रेट टू शिप्स हेडिंग टू इजराइल एस्केलेशन एंड इम्प्लीकेशंस। कि आपने सुना होगा कि जो होती रिबेल्स हैं जो यमन के अंदर हैं वो इस टाइम पे हमले कर रहे हैं इजराइल के शिप्स के ऊपर जो भी रेड सी से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये क्या है और इसके क्या असरात हो सकते हैं और किस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो वॉर है ये स्पिल ओवर होने लगी है और रीजन के जो बाकी इलाके हैं, ठीक है, यानी मिडिल ईस्ट के जो बाकी इलाके हैं, शायद ये वॉर अब वहां पे भी फैलेगी। चाहे डायरेक्ट वॉर फैले, प्रॉक्सी वॉर फैले, लेकिन अब ये वहां पे भी फैलेगी। और इसमें पूरी दुनिया जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है ईरान के रोल को, खास करके कि भाई ईरान जो है ये जितनी भी अब टेंशन बनी हुई है वो सारी की सारी ईरान की वजह से इस रीजन पे बनी हुई है कि अब ईरान को कंडेम किया जा रहा है इस हवाले से। तो इसको समझते हैं कि ये क्या कहानी है असल में। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होती रिबेल्स कौन है। अब देखिए होती रिबेल्स कौन है, ये अब देखिए यहाँ पे मैप के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर ये है यमन। ठीक है, यमन के अंदर जो शिया हैं वो होती हैं। ठीक है, शिया जो है वो होती हैं और इनका आपको पता है कि 3-4 साल जो है या इवन इससे भी ज्यादा 7-8 साल से जो है ये 2010 के बाद से सऊदी अरब के साथ जो है वो जंग में है। क्योंकि सऊदी अरब जो है आपको पता है वो एक सुन्नी स्टेट है, यानी वो सुन्नी इस्लाम अहले हदीस का तो सुन्नी इस्लाम है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे फिर ये सपोर्ट करते हैं, जो यमनी गवर्नमेंट है वो भी सुन्नी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में ये जो शिया है इसको सपोर्ट कर रहा है ईरान। ठीक है, यहां पे ये है ईरान। तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जहां जहां पे शिया हैं वहां पे उनको सपोर्ट करता है, ये तो आपको पता भी है। और इसी वजह से जो है वो ईरान और सऊदिया के जो ताल्लुकात हैं वो सालों से खराब रहे और जो इस साल के अंदर आके ठीक हुए। क्योंकि ईरान जो है वो इराक के अंदर शिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, शिया के पोजीशन को। इसी तरह से यहाँ पे शाम के अंदर हुकूमती जो है बशर अल असद शिया गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है और फंडिंग देता है। इसी वजह से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हमास है और जैसे हमने हिजबुल्लाह की बात की थी, खास करके हिजबुल्लाह को जो है वो ईरान की सपोर्ट हासिल है। इसी वजह से हमास और हिजबुल्लाह जो है उस टाइम पे डायरेक्टली वॉर कर रहे हैं इसराइल के साथ और हमेशा से रहे। इसी तरह से जॉर्डन के अंदर जो है, उर्दन के अंदर जो यहाँ पे शिया ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जहां जहां शिया ग्रुप्स मौजूद हैं वहां पे ईरान इनको सपोर्ट करता रहा हमेशा से प्रॉक्सी वॉर के तौर पे, चाहे इराक के लिए, चाहे सीरिया के अंदर, चाहे सऊदी अरब के अंदर या यमन के अंदर, कि उसकी कोशिश यही है कि यहाँ पे शिया ग्रुप्स जो है ये डोमिनेट रहे और ये वॉर इसी तरह से चलती रहे। हमेशा से ईरान को इसके इस रोल के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता रहा है कि इसने मिडिल ईस्ट को तकसीम किए रखा यहाँ पे सुन्नी और शिया के अंदर। उसके पीछे मेन रोल जो है वो ईरान का है, ये कहा जाता है। लेकिन अब जब 2023 के अंदर रिकॉन्सिलेशन हो चुकी है, यानी अब जब दोस्ती हो चुकी है सऊदी अरब की और ईरान की, तो अब ऐसे में जो है जाहिर बात अब ईरान डायरेक्टली तो सऊदी अरब के अगेंस्ट में या उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे जो होती थे उनकी वॉर भी खत्म हो गई थी, ये कभी स्टार्ट होती कभी खत्म होती। क्योंकि होती जो है उनके पास जितना असला या जो कुछ है वो सारे का सारा यहां समंदर के रास्ते से ईरान ने प्रोवाइड करता है। और ये उसके बदले में आपने देखा कि सऊदी अरब के तेल के कुओं के ऊपर भी इसने अटैक किया और सब कुछ किया। और इसी वजह से सऊदी अरब ने अपने डिफेंस के हवाले से भी जो है फिर एक 35 ममालिक का एक इत्तेहाद बनाया, जनरल राहील शरीफ साहब जिसके ऊपर बैठे हुए हैं। और वो उसका प्राइमरी जो पर्पस था वो यही था कि ये जो यमनी होतीज या जो ईरान जो है ये यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहा था उसके अगेंस्ट में अलायंस बनाया जा सके। कहा यह गया कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट में, लेकिन एक्चुअल में वो पर्पस यही था कि होतियों को रोका जा सके इनके ऊपर या इनके तेल के कुओं के ऊपर अटैक करने से। लेकिन फिलहाल तो ये सीज फायर है यहाँ पे, क्योंकि अब ईरान की भी यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो गई है, तो इसलिए जो यमनी होती ग्रुप है ये अटैक नहीं कर रहा सऊदी अरब के ऊपर। तो अब इसने जब ये वॉर स्टार्ट हो गई तो अब ये जो है ये क्या कर रहा है, देखिए ये यहां पे रेड सी है, ये आपको जो स्ट्रीट देखने को मिल रही है ये रेड सी है। ये छोटा सा तंग रास्ता यहां से जो है सी ऑफ एडन में, ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन है। अब यहां से ये इंटर होता है, ये रास्ता छोटा सा स्ट्रीट जो है समंदर की, ये यहां से दाखिल होती है रेड सी के अंदर और फिर यहीं से जो है ये आगे इजराइल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारा इजराइल का जो तिजारती सामान है, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी की उस साइड से यहां पे आता है, दुनिया के यहां पे आता है। क्योंकि अगर दूसरा रास्ता हम देखेंगे तो वो जो है सऊदी अफ्रीका से होकर सॉरी साउथ अफ्रीका से होकर आता है, तो वो बहुत लेंथी पड़ता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से बहुत लेंथी, उसके बजाय अगर आप यू शॉर्ट रास्ता लेते हैं और पूरी अमेरिका तक की ट्रेड जो है वो इस रीजन से यहां से आती है, क्योंकि शॉर्ट पड़ती है और बहुत चीप है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्विस कैनाल यहां पे बनाई गई थी और जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसका पर्पस था मेडिटेरेनियन सी को जोड़ना रेड सी से, ताकि जो मीलों का फासला है वो किलोमीटर्स के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो अब यहां पे इजराइल का भी जो सामान है जो इस साइड से आ रहा है सारे का सारा, वो सामान यहां से गुजरता है इस स्ट्रीट के अंदर से, या इजराइल अपना जो यहां इस साइड पे भेजता है वो सारा इसी रूट के थ्रू जो है भेजता है, तो यहां इजराइल को मिलता है वो। तो अब होती क्या कर रहे हैं कि यहां से जो शिप गुजर रहा है इजराइल के लिए उसको यहां पे अटैक किया जा रहा है। अब समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये यमन है, यहां होती मौजूद है, तो इनके लिए यहां पे कोई मसला है ही नहीं।
जबकि यहां की सिक्योरिटी इस टाइम पे फिलहाल अमेरिका की जिम्मेदारी है और वो इन चीजों को देख रहा है। अब होती जो है उन्होंने क्या वार्निंग की है, आपने देखा होतियों ने पीछे जो है वो इजराइल के लिए एक चिप का जो है जहाज जा रहा था वो भी सारा पकड़ लिया और चिप्स वहां नहीं पहुंचने दी। इसके अलावा चिप से मतलब कंप्यूटर चिप है, चिप्स खाने वाली नहीं, ठीक है, तो वो चिप्स का वो सारे का सारा कंटेनर पकड़े। इसके अलावा बाकी जो है अटैक किए हैं उसने, उनके फूड के आइटम्स के ऊपर अटैक किए और ये मुसलसल जारी हैं। अब होती क्या कह रहे हैं, अब होती ये कहते हैं या होसी इन्हें कहते हैं, आप होती भी कह सकते हैं, नॉर्मली होसी कहा जाता है से, ठीक है। तो होसी जो है, ये होसी मूवमेंट अब ये थ्रेट कर रही है कि भाई कोई भी जो शिप है अब यहां से जो गुजरेगा इजराइल की पोर्ट के लिए या इजराइल से आएगा तो हम इसके देखे बिना कि उसकी नेशनलिटी क्या है, यानी कि वो किसी चाहे इस्लामिक कंट्री का, लेट सपोज वो सऊदी अरब का भी हो सकता है, लेट सपोज वो यूएई का भी हो सकता है, लेट सपोज वो यूके का भी हो सकता है, वो यूएस का भी हो सकता है, इवन वो पाकिस्तान का भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि वो किसी नेशनलिटी का भी हो, चाहे वो मुस्लिम का ही क्यों ना हो, अगर वो इजराइल के लिए कोई सामान लेके जा रहा है या वहां से लेके आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसे टारगेट करेंगे। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि उससे इजराइल को नुकसान होगा। तो जहां जहां जिस जिस लेवल के ऊपर इजराइल को नुकसान होगा हम ये काम करेंगे। ये अब उन्होंने थ्रेट पैदा कर दिया और वो ऑलरेडी वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अब इससे ये कहा जा रहा है, दुनिया तो ये शोर कर रही है कि इससे जो मेडिसिन वगैरह हैं, जो फूड है जो गजा को पहुंचना था अब वो भी नहीं पहुंचेगा। हालांकि उन्होंने ये वाजे किया हुआ है हुस्कियों ने कि भाई हम जो है सिर्फ इजराइल के सामान के ऊपर अटैक करेंगे, बाकी किसी के नहीं। तो अब अगर एस्केलेशन की अगर देखते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, तो अब ये जो होसी हैं अब ये कह रहे हैं कि इसराइल से कोई भी लिंक जो शिफ्ट करेगा और रेड सी से गुजरेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है कि इस टाइम पे 17,700 डेथ्स हो चुकी है इस इजराइल गजा जो बम्बार्टमेंट है उसके अंदर, और 49,000 से ज्यादा लोग जो है इस टाइम पे वहां पे जख्मी है, इवन इससे भी ज्यादा है। और अब रीसेंट होती एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली जैसे मैंने कहा कि उन्होंने चिप्स के कंटेनर यहां पे पकड़े या बाकी अटैक किया, तो अब यहां पे वो क्या कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उसके थ्रू या ड्रोन्स के थ्रू यहां पे अटैक कर रहे हैं वो होसी जो हैं इन शिप्स के ऊपर यहां से जो गुजर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था, आपने खबर सुनी थी कि जो होसी हैं वो क्या कर रहे हैं, यहां से मिसाइल जो है वो फेंक रहे हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन क्योंकि इसराइल जो है वो बहुत दूर है तो इस वजह से इनके पास इतनी पावर की मिसाइल नहीं है कि वहां पहुंच सके। पहुंच तो जाते हैं लेकिन वो किसी ताकत के नहीं रहते। तो इसराइल तो आपको पता है बहुत स्ट्रांग है डिफेंस सिस्टम के अंदर, इसलिए वो सारे जाया हो जाते हैं, तो किसी फायदे के नहीं है। तो इसलिए वहां तो उनको मार करना मुश्किल है, लेकिन यहां पे इनके पड़ोस से ही चीजें गुजर रही हैं तो अब ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये कमर्शियल वेसल्स जो हैं यहां पे उनको और बाकी जो यूएस नेवी है उसके सारे सिस्टम को यहां पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पे जो मिसाइल ये फायर करते हैं उसके अगेंस्ट में यूएस नेवी यहां पे मौजूद है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या करती है जी, यूएस की नेवी आगे से रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन अब जाहिर बात है उनकी भी एक लिमिट है कि वो उसी लिमिट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो भी अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली अटैक करेंगे तो वो यमन के ऊपर अटैक कंसीडर होगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो उससे क्या होगा, एक और वॉर खुल जाएगी, एक और महाज खुल जाएगा कि यमन कहेगा मेरे साथ क्यों वॉर आपने स्टार्ट कर दी। तो अब यूएस और यूके जो है वो इसको कंडेम कर रहे हैं इस अटैक को, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है इस सारी कहानी के पीछे है, क्योंकि ईरान ने ही सारे होसी बनाए हैं या उनको सपोर्ट करता रहो इस लेवल के ऊपर, उनको अब जो है वो वेपनाइज्ड कर दिया कि वो इतना थ्रेट पैदा कर रहे हैं रीजन के लिए या खास करके इजराइल के लिए। तो अब अगर हम ये देखें कि ये स्ट्रीट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है बाबुल मंदीब। बाबुल मंदीब स्ट्रीट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से मिलाती है और ये शिपिंग रूट है, और यहीं से जो है वो 90% ट्रेड होती है जो कि इजराइल की तरफ जाती है या वहां से आती है, या बाकी जो मेडिटेरेनियन सी के वो यहां से इस रूट से आती है। तो ये इंतहाई बिजी एक स्ट्रीट है, इंतहाई बिजी, यानी कि यहां पे अगर आप बात करें तो अब इससे होगा क्या कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के इंप्लीकेशंस पैदा होंगे इससे। अब ये जो सारा का सारा सिलसिला होगा तो इससे जो बाकी शिप्स भी हैं ये कहा जा रहा है कि उनको भी खतरा पैदा होगा, और दुनिया के अंदर ये जो शिपिंग का रूट है अगर इसको थ्रेट पैदा होती है तो इससे क्या होगा कि फूड की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, या जो इलाके जिनसे ये लिंक करते हैं जैसे इजराइल वगैरह उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब अमेरिका जो है या इजराइल जो है ये दोनों ये डर रहे हैं इस बात के ऊपर कि अगर हमने हौसियों को डायरेक्टली अटैक किया, वो इनके मिसाइलों के ऊपर तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली इन पे अटैक करते हैं तो हमें यमन पे अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये यमन के अंदर मौजूद हैं। तो जब हम यमन पे अटैक करेंगे तो वहां से क्या होगा कि ऑलरेडी जो है हमास के साथ वॉर लगी हुई है फिलिस्तीन के अंदर, तो यहां पर भी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। उसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, क्या इजराइल डायरेक्टली खुद कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये काफी ज्यादा जो है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो यूएस के जो मिलिट्री है वो कोशिश कर रही है किसी तरह से कि इनको यहां पे काउंटर किया जा सके और इनको डायरेक्टली अटैक करने से रोका जा सके, ठीक है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इस वॉर के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि पहले से 7 साल की ये वॉर जो है वो जारी है इस टाइम पे।
अब यूएस को ये डर है कि अगर वो यमन के ऊपर अटैक करता है तो उसके नतीजे के तौर पे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, वो सारे के सारे उसके मुखालिफ हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज है ना, तो जिनको उसने रोका हुआ है वो मुखालिफ हो गए। इसलिए अब यूएस क्या कर रहा है, यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान को किसी तरह से दोबारा से आइसोलेट किया जाए। अब यहां पे फिर डिप्लोमेटिकली कुछ गेम्स खेलने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका की पूरी कोशिश है किसी तरह से कि वो शामिल करे साथ में सऊदी अरब को। ठीक है, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि सऊदी अरब भी हौसियों के खिलाफ वॉर लड़ रहा था। सऊदी अरब को शामिल करे, साथ में जो है वो यूएई को जो है वो शामिल करे और इनके थ्रू यहां पे इनसे अटैक करवाए। यानी खुद नहीं करेगा, जाहिर बात है, खुद करेगा तो फिर वो और ज्यादा पॉइंट आउट होगा कि भाई तुम्हारा इस थर्ड जगह पे क्या काम है, तुम अटैक कर रहे हो। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सऊदी अरब के थ्रू इसके ऊपर प्रेशर डाल के, क्योंकि अब जब एक ऑयल इकोनॉमी भी नहीं होगी तो सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पंगा ले सके या यूएई के लिए पंगा ले सके। तो उनको फिर इन वेस्ट के ममालिक के साथ चलना ही पड़ेगा इस टाइम पे। तो ऐसे में फिर क्या है कि अमेरिका अगर इनको यूज करता है तो फिर से एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी ईरान की और सऊदी अरब के बीच में, जो अभी रिकॉन्सिलेशन हुई है और वो भी सऊदी अरब नहीं चाहता। तो अब सऊदी अरब जो है इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर है, क्योंकि इस टाइम पे अगर गुडविल देखें तो ईरान की ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ईरान जो है वो टेक्निकली इस टाइम पे फुल टाइम दुश्मन बना हुआ है इसराइल का और उसके खिलाफ खड़ा है, जबकि सऊदी अरब जो है उस टाइम पे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। तो इसलिए सऊदी अरब के लिए नफरतें बढ़ती जा रही हैं लोगों की और ईरान के लिए जो है हमदर्दियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर सऊदी अरब ऐसा करता है कि ईरान के ऊपर या हौसियों के ऊपर अटैक करवाता है तो उसके नतीजे के तौर पे फिर रीजन के अंदर जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। उसके नतीजे के तौर पे फिर से मिडिल ईस्ट जो है वो आग में झोंका जाएगा और उसका सारा इल्जाम किसके ऊपर होगा, सारा इल्जाम सऊदी अरब के ऊपर कि भाई आपने जो है वो अमरीकियों के कहने के ऊपर जो हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं, जुल्म और तबाही हो रही है इस टाइम पे, और उसने दोबारा से आपने देखा वीटो भी कर दिया। तो ऐसे में आप फिर इसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए अब सऊदी अरब जो है वो बहुत ही टफ डिसीजन के अंदर है, वो किस तरह से डिसीजन ले, किस तरह से जो है वो ईरान को भी नाराज ना करे, ठीक है, या यहां पे प्रॉक्सी वॉर भी स्टार्ट ना हो और ये इशू भी सॉल्व हो जाए और अमेरिका भी खफा ना हो। यानी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं लगते। क्योंकि अगर यहां पे हम ये देखते हैं तो इजराइल जो है उसने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है अमेरिका के ऊपर कि भाई वो रोक सकता है इन हौसियों को। यानी जो भी हमास के अलावा अटैक करना चाहते हैं इजराइल के ऊपर, उनको रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। ठीक है, तो ये इजराइल ने पहले से इनके साथ तय किया हुआ है। तो अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं आगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।